हेलो, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। मेरा नाम अभिषेक त्यागी है और मैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट हूँ एसेट प्लस में। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक नए एनएफओ के बारे में जो कि है हमारा कैनरा बैलेंस एडवांटेज फंड पर। ये एनएफओ 12 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक ओपन रहेगा। आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि बैलेंस एडवांटेज फंड एज अ कैटेगरी किस तरह काम करती है एंड कैनरा बैलेंस एडवांटेज फंड में क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फॉलो करने वाले हैं। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है मिस्टर चिराग मेहता जी, हु इज हेड ऑफ प्रोडक्ट एंड डिजिटल बिजनेस एट कैनरा रुबेको म्यूचुअल फंड। चिराग जी को 19 ईयर का एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल मार्केट में। आई वेलकम यू सर एंड थैंक यू सो मच आज आपने एसेट प्लस के लिए टाइम निकाला। तो थैंक यू अभिषेक जी। माय प्लेजर। पहला क्वेश्चन सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बैलेंस एडवांटेज फंड एज अ कैटेगरी ये कैसे काम करती है। तो फ्रेंड्स, बैलेंस एडवांटेज फंड ये ऐसी कैटेगरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेबी की क्लासिफिकेशन के हिसाब से एक हाइब्रिड कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। सेकेंडली, ये ऐसी कैटेगरी है जो मार्केट कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए अपने आप ही एक इक्विटी और फिक्स्ड इनकम के बीच में एलोकेशन चेंज करते रहता है। तो जब भी फंड मैनेजर को लगता है कि मार्केट महंगा हो गया है या मार्केट में गिरावट आ सकती है, तो उस टाइम फंड मैनेजर अपने इक्विटी के एलोकेशन कम कर देते हैं। या जब फंड मैनेजर को लगता है कि मार्केट बहुत गिरा हुआ है या यहाँ पे ना काफी तेजी आ सकती है, तो फंड मैनेजर अकॉर्डिंगली अपना एक इक्विटी का एलोकेशन बढ़ा देते हैं। और ओके। ये मार्केट के बैरोमीटर जो अब बढ़ेगा या कम करेगा, ये जज करने के लिए हर एएमसी का अपना एक मॉडल होता है, जिस मॉडल के बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि इक्विटी का एलोकेशन क्या होगा और फिक्स्ड इनकम का एलोकेशन क्या होगा। ओके सर, ओके। मतलब इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट इक्विटी में भी होगा और डेट में भी होगा जी डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट सिचुएशन। जी ओके। जी। तो सर जैसे हर म्यूचुअल फंड का एक अपना मॉडल होता है जैसे आपने बताया, तो आप कैनरा बैलेंस एडवांटेज फंड में क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करने वाले हैं। जी, तो कैनरा रूबिको में हमने एक थ्री स्टेज का तीन फैक्टर का एक मॉडल बना हुआ है, ओके। जो मार्केट के तीन जो फंडामेंटल फैक्टर्स है उसको देख के डिसाइड करेगा कि इक्विटी में कितना एलोकेशन होगा। पहला है फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो में वो कंपनीज की अर्निंग्स देखता है कि आगे जाके कंपनीज किस तरह की अर्निंग्स डिलीवर कर सकती है। ओके। किस तरह का मुनाफा कंपनी का बढ़ सकता है, कितने दूर तक वो मुनाफा वो कंटिन्यू कर सकता है। बिकॉज पिछला बैकडेटेड देखना इतना वो फायदेमंद नहीं होगा, बिकॉज चीजें चेंज होती रहती है, कंपनी के मॉडल चेंज होते हैं, रेगुलेशन चेंज होती है, पॉलिसी चेंज होती है। तो जो कंपनी ने जिस फैक्टर्स को लेकर अर्निंग्स डिलीवर किया है पास्ट में, जरूरी नहीं कि वही फैक्टर्स आगे भी डिलीवर करे। इसलिए हमने फैक्टर ये चूज किया कि कंपनी आगे जाके कितने डिलीवर कर सकती है। ओके। तो बेसिकली फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग्स ये दिखाते हैं। दूसरा रेशियो हम देखते हैं प्राइस टू बुक रेशियो। प्राइस टू बुक रेशियो ऐसा है जो समझाता है कि आपकी कंपनी की बैलेंस शीट कितनी स्ट्रांग है। बिकॉज पीएलएल में तो साल दर साल उतार चढ़ाव आ सकता है। किसी दिन महंगाई हुई तो आपका लॉस प्रॉफिट कम थोड़ा कम हो जाता है। कभी एक्सेप्शनल गेन हुआ तो प्रॉफिट आपका बढ़ जाता है बहुत। बट बैलेंस शीट एक ऐसी चीज है जो कंपनी को हर बिजनेस साइकिल में हर हर मार्केट के या इकोनॉमी के उतार चढ़ाव में कंपनी को स्ट्रांग बना सकती है। तो हम ऐसी बैलेंस शीट का देखते हैं हम, कि जो काफी स्ट्रांग हो, जो हर मार्केट कंडीशन में स्टेबल रह सके। ऐसा नहीं है कि जब इकोनॉमी अच्छा कर रहा हो तभी कंपनी अच्छा करे, इकोनॉमी अगर थोड़ा वीक हो गया हो तो भी वीक करे। तो हमें ऐसी कंपनी को निकालना है जो मार्केट के साथ ऊपर नीचे उनकी बैलेंस शीट मूव करती है। हमें ओके। ऐसी चाहिए जो स्ट्रांग हो बैलेंस शीट और जो हर मार्केट कंडीशंस को मैनेज कर सके। और तीसरा जो फैक्टर है जो थोड़ा यूनिक है कैनरा रोबेको के मॉडल में जो हमने यूज करे, वो है इक्विटी रिस्क प्रीमियम। इक्विटी रिस्क प्रीमियम क्या है? बेसिकली इक्विटी रिस्क प्रीमियम ये है कि वो अपना जो 10 ईयर गवर्नमेंट यील्ड है और इक्विटी अर्निंग्स की जो यील्ड है, वो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। हम सब जानते हैं कि इक्विटी को फिक्स्ड इनकम के ऊपर प्रीमियम मिलता है बिकॉज इक्विटी में रिस्क ज्यादा होता है। राइट। बट ये प्रीमियम काफी हद से बढ़ जाता है। तो हमें लगता है कि लोगों ने इक्विटी को ज्यादा प्रीमियम दे दिया है, तो उस वक्त हम डिसाइड करते हैं कि चलो इक्विटी का भाई हम एलोकेशन थोड़ा कम कर देते हैं। ओके। या कई बार ऐसा होता है जब मार्केट में माहौल डर का होता है, पेसिमिज्म का होता है, तो इक्विटी लोग बेच बाच के सारा का सारा फिक्स्ड इनकम फिक्स्ड डिपॉजिट में डालते हैं। तब देखते हैं कि रिस्क में बड़ा ही कम हो जाता है, कई बार डिस्काउंट में भी चला जाता है। राइट। तो उस वक्त ये मॉडल ये हमें बताएगा कि आपको इक्विटी का एलोकेशन बढ़ाना है। ओके। तो बेसिकली हमने तीन मॉडल्स यूज किए हैं जो प्रॉब्ली बड़े ही यूनिक है। आज तक किसी मॉडल से सिर्फ ये तीन फैक्टर्स यूज नहीं किए, जो फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग्स जो कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस की स्ट्रेंथ दिखाता है, प्राइस टू बुक रेशियो जो कंपनी की बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ दिखाता है, और इक्विटी रिस्क प्रीमियम जो इन्वेस्टर के सेंटिमेंट्स को दिखाता है कि कितना क्या इन्वेस्टर आज ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, हद से ज्यादा रिस्क ले रहे हैं या थोड़ी कम ले रहे हैं, क्या करें। तो ये तीनों का फैक्टर मिला के कैनरा रोबेको बैलेंस एडवांटेज फंड का मॉडल बनता है, जो हम डिसाइड करेंगे जिसके बेसिस पे कि इक्विटी में कितना एलोकेट करना होगा और
फिक्स्ड इनकम में कितना एलोकेट करना था। ओके। दूसरी लास्ट पॉइंट इज कि ये मॉडल हम लोग यूज करेंगे और हमारा पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग होगा वो हर 15 दिन में एक बार होगा। ओके। हम लोग महीने में एक बार या क्वार्टरली 3 महीने में एक बार के लिए नहीं रुकेंगे, बिकॉज मार्केट काफी डायनामिक हो चुका है। हर चीजें मार्केट की प्राइस को, स्टॉक प्राइस को इमीडिएट रिस्पॉन्ड करता है। तो हमें भी लगा कि हमें फोर्टनाइटली रखना चाहिए, ताकि जो भी मार्केट में उतार चढ़ाव हुआ हो, कुछ भी नई डेवलपमेंट्स हुई हो, गतिविधियां हुई हो, उसको हम इंकॉर्पोरेट कर सके अपने मॉडल में और पोर्टफोलियो तुरंत ही हम चेंज कर सके। ओके। सो बेसिकली आप किसी एक फैक्टर पे डिपेंडेंट नहीं है, आपके पास तीन मॉडल हैं, पीई रेशो, पीबी एंड इक्विटी रिस्क प्रीमियम, और जी इसको आप जी एवरी 15 डेज में आप चेक करेंगे इस मॉडल को। जी। मॉडल तो रोज चेक होता रहेगा, ओके। 15 डेज में हम पोर्टफोलियो चेंज करेंगे। ओके। ओके, पोर्टफोलियो चेंजेस आपका एवरी 15 डेज होता रहेगा। ओके सर। जी जी। तो जैसे आपने बताया इस फंड में हमारा इक्विटी में भी एलोकेशन होगा, डेट में भी एलोकेशन होगा। अगर आप एक रेंज बताना चाहें कि इक्विटी में हमारा कितना एक्सपोजर रहेगा और डेट में कितना रहेगा। जी, तो इक्विटी का जो एक्सपोजर है वो आपको दो लेवल पर होगा। एक तो ग्रॉस लेवल, हम्म। मतलब जब हम कैश मार्केट से जो इक्विटीज लेंगे वो हम्म। होगा 65 to 90 के रेंज में। बट अगर मॉडल बताता है कि अभी चलो अगले 15 दिन तक या 20 दिन तक या महीने के लिए मार्केट थोड़ा वीक लग रहा है, आपको इक्विटी का एलोकेशन से 45% पे रखना है, ओके। तो हम डेरिवेटिव यूज करके इक्विटी का नेट एक्सपोजर कम कर देंगे 65 से लेके 45 तक। ओके। तो या हम निफ्टी फ्यूचर्स सेल करेंगे या निफ्टी पुट्स बाय कर देंगे, तो क्या होगा कि वो कैश इक्विटीज को हर बार बेचना खरीदना, मतलब जैसे कॉस्ट लग जाता है। राइट। राइट। कई बार स्टॉक्स अच्छे होते हैं, फिर जबरदस्ती आपको बेचना होता है, आपको अच्छे प्राइस में महंगा वापस से खरीदना पड़ता है। तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कैश इक्विटीज का पोर्टफोलियो होगा, जो करीबन 65 से लेके 80-85% के रेंज में होगा। और मॉडल के हिसाब से जो भी नेट इक्विटी एलोकेशन में हमें कम करना है या बढ़ाना है, वो हम डेरिवेटिव्स का यूज करके करेंगे। ओके। फिक्स्ड इनकम में मिनिमम इसमें 10% का इन्वेस्टमेंट रहेगा और मैक्सिमम भी जाएगा करीबन 30 to 35% तक। ओके। ओके, तो मतलब इक्विटी का लेवल, ग्रोस इक्विटी अगर देखी जाए 65% से नीचे कभी नहीं जाएगा। जी तो वहाँ पे मतलब आपका जो आप कैश में खरीदेंगे, डेरिवेटिव खरीद के, मतलब टोटल आप 65 मेंटेन करके चलेंगे उसको। जी जी। ओके। 65% कैश इक्विटी हमेशा ही रहेगा ग्रॉस एक्सपोजर। ठीक है सर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो निवेशक का आता है कि मेरे को इन्वेस्ट करना है बैलेंस एडवांटेज फंड पर, बट कैनरा बैलेंस एडवांटेज फंड ही क्यों? क्योंकि मार्केट में हमारे पास 30 से ज़्यादा बैलेंस एडवांटेज फंड मिल जाएंगे, तो कैनरा ही क्यों? इस पर आपका क्या दो कहना चीजें, एक तो हमने पहले मॉडल की बात की, ये मॉडल काफी यूनिक है, मार्केट में आज तक किसी ने यूज नहीं किया है। जनरली लोग एसेट एलोकेशन मॉडल के लिए टेक्निकल फैक्टर्स यूज करते हैं, ट्रेंड, मूविंग एवरेजेस एंड ऑल दैट। ये पहला ऐसा फैक्टर्स है जो पूरा पूरा 100% फंडामेंटल पे बेस्ड है। सेकेंडली फंडामेंटल ऐसे है जो जो मार्केट करेक्ट है उसको तुरंत ये रिस्पॉन्ड करता है। आज अगर कुछ कंपनी बोलती है कि हमारे अर्निंग्स गिर सकती है, तो स्टॉक प्राइसेस इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करता है। वो अगले क्वार्टर की अर्निंग्स की राह नहीं देखते कि अच्छा रुकते हैं, अगले क्वार्टर तक देखते भैया क्या अर्निंग्स आती है। अगर कंपनीज बोलती है, गवर्नमेंट ने फॉर एग्जाम्पल कोई पॉलिसीज अनाउंस की जिसके हिसाब से हमें लगता है कि कंपनी की अर्निंग को इम्पैक्ट कर सकता है, तो हमें अगले क्वार्टर तक तो रुकने की जरूरत नहीं है। जब हम क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे और देखेंगे क्या इम्पैक्ट हुआ है, हम ये सारी जो चीजें हैं, प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक और जो इक्विटी प्रीमियम, वो मार्केट की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए तुरंत ही चेंज हो जाते हैं। है? ओके। तो इसलिए हमने ऐसे फैक्टर्स लिए जो रियल टाइम पे चेंजेस हो। और हमने रीबैलेंसिंग भी ऑलमोस्ट 15 डेज में ही रखा है, ना मंथली या क्वार्टरली। तो जो भी चेंजेस हो पिछले 15-15 दिन के गैप में ही हम वो चेंजेस को तुरंत अपने पोर्टफोलियो में चेंज कर सके। ओके। तो वो है थोड़ा फर्स्ट रीजन कि वाई कैनरा को बैलेंस एडवांटेज थोड़ा अलग है मार्केट से। दूसरा, अगर कैनरा को देखो, जो हमारे एग्जिस्टिंग फंड्स है, जैसे कि हमारे कैनरा को इक्विटी हाइब्रिड फंड, ये इंडस्ट्री का सबसे पुराना हाइब्रिड फंड 1993 में लॉन्च हुआ है। 31 साल पुराना बैलेंस फंड है। हमारा जो ईएलएसएस फंड है वो भी 1993 का लॉन्च किया, अगेन प्रोबब्ली वन ऑफ द ओल्डेस्ट ईएलएसएस फंड, 31 साल पुराना फंड है। तो ऐसे काफी सारी कम एएमसीज है जिनके पास इतना सारा स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है। आप जानते हो 93 से लेके 2024 तक मार्केट ने सारी साइकिल्स देख चुकी है, राइट। आप बोलो कोई भी स्कैम बोलो, बड़े से बड़े 2003 से 7 के बुल मार्केट बोल दो, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस बोलो, या नई गवर्नमेंट जब आई 2014 में, तभी बुल रैली हुई थी, फिर आईएलएनएफएस क्राइसिस हुआ, कोविड क्राइसिस हुआ, उसके बाद की रैली हुई। तो एज एन एएमसी हमने सारे बिजनेस साइकिल देख चुके हैं, और ये बिजनेस साइकिल में इतना एक्सपीरियंस होने के बाद हमने एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस और रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस बनाया, जो हमें हेल्प करता है कि हर मार्केट कंडीशन में फंड बड़ा स्टेबल और स्टेडी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न डिलीवर कर सके। तो ये दो रीजन है जो आई थिंक निवेशकों को ध्यान में रखना चाहिए कि कैनरा रूबी को एज एन एएमसी क्यों उनको पसंद करना चाहिए टू इन्वेस्ट। तो एक तो आपकी एएमसी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, एंड जो आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं वो यूनिक है। करेक्ट जी। ठीक है।
तो अगर हम इस बात करें अब इस टैक्सेशन के बारे में कि अगर कोई निवेशक इसमें इन्वेस्ट करता है और रिडम्पशन के टाइम पे टैक्सेशन कैसे होगा इस फंड का? तो अगर हम करंट टैक्स रेजिम देखें, जो फिलहाल की टैक्स रेजिम चल रही है, तो उस हिसाब से जैसे हमने पहले बताया कि ग्रेस इक्विटी एक्सपोजर तो 65 के ऊपर ही रहेगा। ओके। तो उस हिसाब से ये फंड का टैक्सेशन एक इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरह ही रहेगा। ओके, तो इसमें इक्विटी का टैक्सेशन लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल जी। गेन पर 10% एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15% टैक्स लगेगा एट द टाइम 15%। ऑफ जी, रिडम्पशन। करेक्ट। ओके। सो अब एक जो कॉन्सेप्ट हम यूजुअली सुनते हैं, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, एसडब्ल्यूपी जिसको हम बोलते हैं। तो काफी निवेशक लमसम इन्वेस्ट करके सिस्टमेटिकली विड्रॉ करना चाहते हैं, तो क्या उनके लिए ये फंड सही रहेगा? बिल्कुल, ये फंड उनके लिए बहुत ही सूटेबल है, बिकॉज ये फंड ज्यादा रिस्क ना लेते हुए स्टेडी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न डिलीवर करता है, तो एक पोर्टफोलियो स्टेडी रेट से ग्रो करते रहता है। तो ओके। ये सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के लिए काफी आइडियल प्रोडक्ट है। ओके सर, तो मतलब एसडब्ल्यूपी इसमें सजेस्टेड है, इन्वेस्टर इसमें जी, एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं। तो बिल्कुल। अगर आप बताना चाहें सर, इन्वेस्टर अगर इसमें आज के टाइम पे कोई इन्वेस्ट करता है तो एवरी ईयर उसको कितना परसेंटेज विड्रॉ कर लेना चाहिए ऑन अ सेफर तो साइड? अभिषेक, इसमें हमारी एक राय है कि ये परसेंटेज जो है उस पर डिपेंड करता है कि आप कभी एसडब्ल्यूपी शुरू करते हो। कई लोग क्या करते हैं, आज लमसम में डाला, 3 महीने बाद तुरंत एसडब्ल्यूपी शुरू कर देते हैं राइट। या 6 महीने बाद देते हैं। हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप इस फंड में ऐसा पैसे डालिए, एटलीस्ट उसको ना 1 साल से 3 साल तक थोड़ा बढ़ने दीजिए, ताकि थोड़ा बड़ा कॉर्पस हो जाए। उसके बाद एक एसडब्ल्यूपी शुरू कीजिए, ताकि इन्वेस्टर को भी फायदा होगा कि जब बड़ा कॉर्पस होता है, फिर आपको ही लंबे टाइम तक आप वो कॉर्पस यूज कर सकते हो विड्रॉ करने के लिए। राइट। तो हम परसेंटेज यही है कि कोई अगर तुरंत शुरू करना चाहता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, तो परसेंटेज लो होगा। कोई ये कॉर्पस को ग्रो करने देता है, सपोज 2 साल, 3 साल, 5 साल, तो हम बोल सकते हैं आप ज्यादा भी विड्रॉ कर सकते हो। बट जनरली हम लोग ये बोलते हैं कि 8 से 12% के बीच में विड्रॉल प्लान होना चाहिए इन्वेस्टर का। अगर कोई इन्वेस्ट करके 1 साल या 1.5 साल में ही शुरू करना चाहता है, तो उनको अराउंड 8% जैसा दिखना चाहिए एनुअली। हम्म। और अगर कोई ग्रो करने दे रहा है अपने कॉर्पस को, फिर 1 साल, 3 साल, 5 साल, तो 8, 10 या 12 तक जा सकते हैं टू विड्रॉ द मनी। ओके सर, ओके। तो कई बार क्या होता है, निवेशक आज ही इन्वेस्ट करते हैं और वो चाहते हैं कि विद इन 6 मंथ वो विड्रॉ करना स्टार्ट कर दें। तो उस केस में होता क्या है, कैपिटल से ही उनका रिडम्पशन होना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज जी, वो उनका करेक्ट। पर्पस ग्रो नहीं होता है। ओके। ठीक, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा कॉर्पस को टाइम दीजिए, थोड़ा ग्रो करने दीजिए। लाइक ये जो फंड ऐसा है जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न पे फोकस करेगा, तो जब मार्केट की गिरावट भी आएगी, मार्केट फंड में कम गिरते हैं ये फंड्स, तो जब मार्केट में रिकवरी आएगी तब ऑलरेडी प्लस में रहोगे। ओके तो सर। उस हिसाब से एटलीस्ट 1 से 3 साल तक ग्रो करने दीजिए, और उसके बाद आप इसमें एसडब्ल्यू में सेटअप कीजिए। ठीक है सर। तो आपने काफ़ी डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया, इस कैटेगरी के बारे में भी एंड इस एनएफओ के बारे में भी। आई होप ये हमारे इन्वेस्टर्स के लिए एंड हमारे पार्टनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। एक बार फिर से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने एसेट प्लस के लिए टाइम निकाला सर। थैंक यू सो धन्यवाद, धन्यवाद अभिषेक जी।